हेलो एवरीवन। आज मैं अपना चश्मा कहीं रखकर भूल गई हूँ। संभाल कर रखा था कि भाई यहाँ से टूटेगा नहीं, और जहाँ रखा था अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आज मैं बिना चश्मे के ऐसे ही सुबह से घूम रही हूँ। थैंकफुली आईसाइट इतनी कमजोर नहीं है, तो नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भगवान भी बुध को वृश्चिक राशि में रखेंगे और फिर भूल जाएंगे काफी लंबे समय तक। और ये जो लंबा समय है, इसमें अगर हमारी खुद की आईसाइट अच्छी नहीं हुई तो हम लोगों को थोड़ी मुसीबत तो होने ही वाली है। चलिए आज बात कर लेते हैं बुध के वृश्चिक राशि में गोचर की, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम जानने वाले हैं बुध के वृश्चिक राशि में गोचर को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन करके चाहे तो मेंबर बन के सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सकते हैं, एंड दैट इज ओनली फॉर 59 रुपीज अ मंथ। एंड दैट्स नॉट ऑल। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध 27 अक्टूबर को अपनी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे, यानी उदय हो जाएंगे, और उसके ठीक 2 दिन बाद वो चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। यहाँ पर उनके मित्र यानी कि शुक्र पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन शुक्र और बुध के बीच में एक बार फिर से कोई कंजंक्शन नहीं होगा। यानी रहेंगे तो एक ही साइन में, लेकिन जिसको योग या युति कहा जाता है वो इस बार भी नहीं होगा। और 7 नवंबर को बुध तेजी से आगे निकल जाएंगे धनु राशि में, यानी कि एक बार फिर से बुध यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक तो होने नहीं वाला है। 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य, और सूर्य के यहाँ पर आ जाने से एक बार फिर बुध हो जाएंगे वक्री भी और अस्त भी। बुध 26 नवंबर को यानी आने वाली 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे, और उसके बाद 29 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे। एंड देन फाइनली जब सूर्य के यहाँ से बाहर निकलने की बारी आएगी, उस समय पर वो अपनी अस्त अवस्था को और उसके साथ साथ ही अपनी वक्र गति को भी छोड़ देंगे। तो 12 तारीख को शुक्र अस्त होना बंद कर देंगे, उदय हो जाएंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को सूर्य निकल जाएंगे स्कॉर्पियो राशि से, एंड देन फाइनली 16 दिसंबर को बुध वापस आ जाएंगे अपनी सामान्य स्थिति में, अपनी सामान्य गति में, यानी मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो ओवरऑल बहुत लंबा सा इशू चलने वाला है बुध के साथ, वो जनवरी 4 तारीख तक चलने वाला है। यानी आने वाले लगभग 2.25 महीने बुध के हम ऐसे बिताने वाले हैं जहां पर हमें उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने को नहीं मिलेंगी। हम बार बार अपने डिसीजंस बदलेंगे, बार बार खुद पर भी शक करेंगे, जिनसे हम डिसीजंस लेते हैं, जिनसे हम सलाहें लेते हैं उन पर भी शक करेंगे। 100% कोई चीज करेंगे नहीं, और उसकी वजह से 100% रिजल्ट ना मिल पाने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ऐसा मैं आपसे इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त इस राशि के स्वामी यानी कि मंगल वो खुद नीच के हैं। तो वो कर्क राशि में नीच के होकर बैठे हैं, और उसके बाद वापस उनके साथ एक योग शुरू होगा जहां पर वो पहले जेमिनाई में रेट्रोग्रेड होके वापस जाएंगे, फिर दोबारा कर्क राशि में आएंगे, फिर कहीं जून 2025 में जाकर इस पूरे जंजाल से निकलेंगे। तो मंगल कोई खास अच्छी स्थिति में हम कह नहीं सकते, ही इज एक्चुअली इन ट्रबल। तो जो काम कराता है, जिससे हमें रुचि मिलती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, या जिससे हमें इनिशिएटिव मिलता है, वो ग्रह मंगल वो तो इस समय पर काम ज्यादा हमारे लिए कर नहीं रहा है। सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरा, जुपिटर जो गुरु बनकर हमें सलाह देता है, हमें बताता है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, जुपिटर भी इस समय रेट्रोग्रेडिंग है, तो इस वजह से वहां पर भी हमें समस्या आ रही है। एक और ग्रह है शनि, वो जो हमें थोड़ा डांट कर, थोड़ा हार्शली बताता है कि भैया ये काम मत करो, ये तो मैं होने नहीं दूंगा, वो भी इस समय पर वक्री है। एक और ग्रह जो कि हमें कम से कम अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ने का मौका तो देता है, कम से कम हमारे अंदर एक इंटरेस्ट तो जगाता है कि कुछ करो, यानी कि सूर्य। सूर्य खुद नीच कर होकर बैठे हैं, और उसके बाद स्कॉर्पियो राशि में आकर वो तो स्कॉर्पियो के पानी को और ज्यादा उबाल देंगे, और इसकी वजह से सूर्य को तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी बुध को। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बुध की जो स्थिति है वो कोई खास स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख तो नहीं रही है।
हालांकि केतु की बात करें जो कि को-लॉर्ड है स्कॉर्पियो राशि के, तो हम जरूर देखते हैं कि केतु इस समय पर बुध की ही राशि कन्या में है। तो एक तरह से एक दूसरे के साथ ये राशि परिवर्तन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत खास असर हमें यहाँ पर होते हुए दिखेगा नहीं। उल्टा हम भी सोचना कम करेंगे, हम भी सोचेंगे कि यार छोड़ो, विल रिजाइन टू फेट, या फिर हम इमोशंस में बहकर रेकलेस चीजें करने लग जाएंगे। रेकलेस यानी बिना सोचे समझे हमने चीजें कर दी, बिना कॉन्सिक्वेंसेस का जाने हुए हमने चीजें कर दी। नाउ रिमेंबर, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, एग्जैक्टली क्या घटित होने वाला है ये भी कोई नहीं जानता। इतना बड़ा ज्ञाता तो कोई होता नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पास्ट में जो हुआ है उस डेटा के आधार पर काफी हद तक, यूं कहूं तो 70-80% तक ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। आप एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस देख सकते हो, आप इकोनॉमिक्स में प्रिडिक्शंस देख सकते हो, लेकिन वो दोनों ही प्रिडिक्शंस आपके पास डेटा पर आधारित होती हैं। यानी डेटा बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ जो स्थितियां बन रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि डेटा वेटा से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो इस बात से मतलब है कि भैया वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, हमें कुछ करना नहीं है, हमारा मूड नहीं है कुछ करने का। और क्योंकि कुछ करने का मूड नहीं है तो एक ही स्थिति है जिसमें हम कुछ करेंगे, और वो तब होगा when we are getting extremely emotional about anything. एक्सट्रीम इमोशनैलिटी कहां पर आती है? वो तभी आती है जब आपके अंदर के किसी बेसिक चीज को जगाया जाए। यानी कि ये कहा जाए कि आपका शहर बदल रहा है बिकॉज सो एंड सो एंड सो एंड सो, आपके जंगल कट रहे हैं बिकॉज सो एंड सो। अब ये इतनी एक्स्ट्रा इमोशनैलिटी आ कहां से रही है? हमें तो ये मालूम है कि भाई मंगल ज्यादा काम नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैंने आपसे कहा भी था कि ओवर वर्क मत करो। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इमोशंस में बह के हम लोग काम करेंगे और जरूर करेंगे? ऐसा तब होता है मोस्टली जब आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं या जो आपकी बेसिक नींव होती है उस पर प्रहार किया जाता है, या कम से कम आपको बताया जाता है कि उस पर प्रहार होने वाला है, अपने आप को बचा लो। फॉर इंस्टेंस, किसी ने आपसे कहा कि भाई तुम्हारा शहर अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा क्योंकि फलाना फलाना फलाना। या फिर किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हारे आसपास पहले कितने जंगल थे ना, अब नहीं रहे बिकॉज अलाना फलाना एंड ऑल दैट। आपके आपके जो पार्टनर है उन्होंने ही आपसे कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। तो उन्होंने क्या किया? इन तीनों ही केसेस में आपकी जो बिल्कुल बेसिक नींव है उस पर प्रहार किया गया। रोटी, कपड़ा, मकान, रिलेशनशिप्स, ये हम लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं। हम अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने शहर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसके ऊपर डायरेक्टली प्रहार किया जाता है, और उसका नतीजा ये निकलता है दैट वी रिएक्ट वेरी इमोशनली। और ये जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है उसमें बह के हम अक्सर कॉन्सिक्वेंसेस का तो सोचते नहीं है कि हम जो कर रहे हैं क्या उससे खराबी और ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, राइट? हम ये तो नहीं सोचते हैं। उल्टा हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बस दिमाग में कुछ आया, अब तुमने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, तुमने मेरा शहर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरा देश बर्बाद कर दिया, एंड वी स्टार्ट एक्टिंग ऑन दोज इमोशंस। तो ये जब एक्टिंग ऑन इमोशन शुरू हो जाता है, ऐसे केस में चीजें बनती नहीं है, चीजें बिगड़ती हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति ज्यादा इमोशनल होकर इस समय पर काम करेंगे उनका नुकसान होना तय है। अपने साथ साथ वो 4 लोगों को और नुकसान करा देंगे। सो आई होप कि आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति ना हो, और आप खुद तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी ना हो। इस समय पर मेंटल हेल्थ को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि उसका तरीका सही होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तरीका गलत होने की संभावनाएं ही ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन कई बार कंटेंट के चक्कर में उसको बहुत ज्यादा ट्रिविलाइज किया जाता है। कई सारे लोग यूं ही समझने लगते हैं कि उनको कोई भयानक बीमारी है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, सिंपली बिकॉज उन्होंने 2-4 वीडियोस देख लिए होते हैं या फिर अपने सिम्टम्स को कहीं पर गूगल कर लिया होता है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। डॉक्टर के पास जाते नहीं है, खुद ही को डायग्नोज करना शुरू कर देते हैं और उसके अनुसार कई बार एक्ट भी करने लगते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने यकीन कर लिया है कि कोई उन्हें पर्टिकुलर बीमारी है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, चाहे वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर उन्होंने मान लिया है कि उन्हें बीमारी है तो है। और उस बीमारी के साथ साथ जो भी सिम्टम्स जुड़े हुए होते हैं वो उन सिम्टम्स को किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर जन्म दे देते हैं। या फिर अगर उन्हें लगता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए तो फिर वो वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर डिल्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो आपने इस तरह की चीजें देखी और उससे आप इंस्पायर हो गए और आपने मान लिया कि हाँ 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 यही सीन है। इन दैट केस यू कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो ये हो सकता है। इनफैक्ट इस समय पर एस्ट्रोलॉजी और ऐसी दूसरी जो ओकल्ट साइंसेज हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ सकता है। हाउएवर अगेन सही वजहों से बढ़ेगा ये मैं नहीं कह सकती, या सही तरीकों से
बढ़ेगा, वो भी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इस समय पर मोस्ट ऑफ इट विल बी एक्सट्रीमली इमोशनल नेचर। जैसे कि आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट तो आया, लेकिन कैसे इंटरेस्ट आया? 3 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो आपको आज ही अपनानी चाहिए। सो यू सी, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ तामसिकता अबाउट इट एंड इट्स सॉर्ट ऑफ इमोशनल इन नेचर। इसकी इमोशनल अपील बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है, वो भी थोड़ी सी नेगेटिव किस्म की है। ठीक वैसे ही आप सोच सकते हो कि मान लीजिए आपके पार्टनर हैं, उन्होंने इमीडिएटली आपको मैसेज नहीं किया, कहीं बिजी हैं, एंड आपने उसी समय पर कोई वीडियो देख लिया कि कुंडली से कैसे जाने कि आपका पार्टनर चीटर है। तो इस तरह की चीजों से क्या होता है, हम इसमें इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, इसमें हम इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है उसका तरीका या कम से कम उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं है। सो दीज थिंग्स हैपन। तो इसीलिए मैं आपको बार-बार सलाह देती हूँ, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर आप 100% किसी एक्सपर्ट में मानते नहीं हो, तो प्लीज इन चीजों में इंडल्ज मत कीजिए। इनका फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है। जबकि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, बहुत अच्छे टूल्स हैं, बट द वे वी यूज देम आर कंप्लीटली रॉन्ग। तो बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस समय पर ग्रुप डायनामिक्स में इन्वॉल्व होने का बहुत सारे लोगों का मन नहीं करेगा, या फिर स्थितियां उनको अलाउ नहीं कर पाएंगी। त्योहार बहुत सारे आने वाले हैं इस समय पर, तो हो सकता है कि आप या तो पार्टिसिपेट कर ना पाएं, या आपका पार्टिसिपेट करने का मन ही ना करे, या फिर अगर जबरदस्ती आप कहीं चले भी जाएं तो भीड़ में अकेला महसूस होता है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों को महसूस होने वाला है, रिगार्डलेस कि उनकी राशि क्या है। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज, या तो लोग एडवाइस लेंगे नहीं, या एडवाइस उन्हें सही मिलेगी नहीं। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं कि एक तरफ तो भाई आई एम नॉट रेडी टू सीक एडवाइस, मुझे लगता है कि नहीं, मेरे इमोशंस ने मुझसे जो बोला, मेरे जो दिल की आवाज है मैं उसको सुन रहा हूँ। बट मोस्टली वो अपने दिल की आवाज नहीं सुन रहे होते, वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की आवाज सुन रहे होते हैं, विच दे कॉल दिल की आवाज, एंड देन ट्राई टू जस्टिफाई इट। दूसरी चीज ये होती है कि हमें सही एडवाइस मिलती ही नहीं है, यानी हमें मालूम ही नहीं होता कि एग्जैक्टली जाना किसके पास है, बात किससे करनी है, कहाँ पर जाकर हमें सही सोल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह की चीजें भी एज आई सेड बहुत ज्यादा हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप वेट लूज कीजिए, आपका लिवर फैटी हो गया है, तो वेट लूज करो, उससे आपको मदद मिलेगी, तो आपने डॉक्टर की सुनी नहीं, या न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए नहीं, आपने उसके बजाय कोई वीडियो देखा कि बस दिन में एक बार 1 गिलास ये पी लो और 7 दिन में चर्बी खत्म, 7 दिन में लीवर का फैट खत्म एंड ऑल दैट। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें बताई जा रही है, उससे क्या हो रहा है? यू आर नॉट गेटिंग द राइट एडवाइस। सही एडवाइस है कि आप डॉक्टर से ही डायरेक्टली पूछें कि मुझे क्या करना है, और उस चीज को फॉलो करें। या फिर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, अ गुड वन, ओके, नॉट द गार्डन वैरायटी, अ गुड वन, और उससे आप पूछिए कि भैया मुझे क्या करना चाहिए जिसके थ्रू मेरा फैटी लीवर कम हो। लेकिन आप वो नहीं कर सकते, यू विल डू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड यू विल बी सक्ड इन टू दिस होल कंटेंट ट्रैप, जहां पे आप यू विल गो फॉर नेगेटिव थिंग्स ओनली। या फिर आप ये पढ़ने लगोगे फैटी लीवर होने के फायदे नुकसान, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस दवाई से ऐसा होता है, उस दवाई से ऐसा होता है। सो ये जो एक नेगेटिव साइकिल बन रही है, इस साइकिल से उभर कर कुछ अच्छा बाहर आए, इसके चांसेस तो लिटरली ना के बराबर होते हैं। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। जैसा कि मैंने कहा ना, आई साइट ठीक है तो चलेगा, आईसाइट ठीक नहीं है तो चश्मा जैसे ही हटा आपकी नजरों से, यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज। वर्ल्ड लेवल पर भी यही होने वाला है। वर्ल्ड लीडर्स हो गए, चाहे कहीं वोटिंग हो रही है, वहां पर भी बार बार मूड बदलेगा, हम लोगों का भी मूड बार बार बदलेगा, और जो भी होगा वो इमोशनल बेसिस पर होगा, लॉजिकल और सेम बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला है। सो वी विल ऑल बी लाइक, ओ मेरा इमोशन मुझसे ये कहता है, मेरा दिल मुझसे ये कहता है, चाहे मेरा लॉजिक मुझसे कुछ भी कहता हो, एंड देन वी एंड अप टेकिंग डिसीजंस जो अगले साल हमें नजर आएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस। रिमेंबर, अभी कुछ नहीं नजर आएगा, नेक्स्ट ईयर यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, उन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। किन लोगों पर, किन राशि नक्षत्रों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है? देखिए, असर ऑलमोस्ट सबके ऊपर बराबर ही पड़ने वाला है, बिकॉज मर्करी के साथ जो भी होगा वो एक एक्शन रिएक्शन की साइकिल को जन्म देगा। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपकी पर्टिकुलर राशि स्कॉर्पियो भी नहीं है, तो भी स्कॉर्पियो राशि वाले या स्कॉर्पियो लग्न वाले कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप रिएक्ट करोगे। तो उन्होंने इमोशन में कुछ बोला, आपने इमोशन में कुछ बोला, फिर वो जो स्टिमुलस है वो वापस उनके पास गया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो ये एक पूरी साइकिल बन जाएगी, एक पूरा वेब बन जाएगा। तो शुरू किसने किया ये कोई जानेगा नहीं, और खत्म कोई करना चाहेगा नहीं। सो ओवरऑल हम सबके ऊपर सिमिलर ही इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी स्कॉर्पियो राशि लग्न वालों पर ज्यादा असर पड़ेगा, और उस पर भी अगर आपके नक्षत्र अनुराधा और ज्येष्ठा है तो ज्यादा असर पड़ेगा, और उसमें भी अगर आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है
तो आपके ऊपर ज्यादा असर इस ट्रांजिट के पड़ने वाले हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना, डोंट बर्न योर ब्रिजेस एंड मेक श्योर कि आपके जो भी डिसीजंस हो थोड़ा बहुत तो लॉजिक हो उनमें। अगर कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट वेट फॉर इट फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन ओनली डिसाइड। कोई भी चीज भावावेश में आकर नहीं करनी है। सो इमोशनल एक ज्वार आया और आपने डिसीजन ले लिया, डोंट डू स्टूपिड थिंग्स लाइक दिस, ओके? क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अगले साल आएंगे जरूर, एंड देन यू डोंट वांट टू फेस देम। ऑलराइट, गुड लक एवरीबॉडी, टेक केयर।